राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब बात आती है कि जो आपने ये बीड़ा उठा लिया है, इस बीड़े को पार करना है और इस बीड़े को पार करने के लिए आपको निरंतर लगे रहना है। निरंतर लगे रहोगे, जो एडवांस चलता है, आपने एक्स्ट्रा चलना शुरू कर दिया है, यही आपकी लीड होगी। तो इसलिए आप अपने बिल्कुल समय को समयबद्ध कर दें, फालतू में इधर उधर समय का व्यर्थ नहीं करें, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो, यदि आपने सोच लिया कि आप इसको कर जाओगे तो आप हो जाएगा आपका सिलेक्शन। इसके लिए मैं एक घटना बताता हूँ। एक बार महावीर स्वामी होते हैं और महावीर स्वामी किसी बाग से गुजर रहे हैं और बाग से गुजरने के बाद में कुछ एक फूल लगा हुआ है और फूल के अपने पौधा लगा हुआ है। तो उसके अंतर्गत उनके जो साथ उनका शिष्य चलता है, शिष्य सोचता है कि महावीर स्वामी अपन को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो उन शिष्य से कहता है कि इस पर आप ये बताइए कि इस पर फूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो उन्होंने थोड़ी सी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कहा कि फूल लगेगा। अब यहाँ से महावीर स्वामी निकल जाते हैं और उसके बाद में वहाँ आंधी तूफान वगैरह आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं कहीं दूर से। उसके बाद में वो फिर यहाँ से 15 या 20 दिन बाद में वो शिष्य और महावीर स्वामी जब निकल रहे होते हैं तो वो शिष्य बिल्कुल भौंचक्का रह जाता है। क्यों भौंचक्का रह जाता है? क्योंकि जो उस पौधा था उस पर फूल लगे हुए थे। तो उनसे पूछता है, तो उन्होंने कहा ये किस प्रकार से संभव हुआ? तो महावीर स्वामी कहते हैं कि इस पौधे की मैंने जिजीविषा देखी थी, जो जीने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि इस पर उसी समय आंधी का आना और जो बारिश थी, उन चीज़ों के आंधी और बारिश के होने से ये वापस से क्या है, इसकी जड़ें जम गई और इसके अंतर्गत फूल लग गए। यदि आपकी जिजीविषा कुछ करने का और कुछ ठानने का और कुछ ऐसा जज्बा है तो आप बिल्कुल रेडी रहें। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। राजस्थान के नगर पालिका अधिनियम 2009 हम सिलेबस से हमेशा आपको ये बता इसलिए रहा हूँ कि आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। इसके साथ साथ में आपको क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सबसे बड़ी चीज़ है सिलेबस। ये तो आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, यही आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको रास्ता दिखाने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बाद में हम कुछ जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसके साथ साथ में कुछ एमसीक्यूज लेंगे। एमसीक्यू के बाद में आपका टेस्ट वगैरह का जो भी सिस्टम होगा उसको अपन बाद में देखेंगे। अब अपन थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लें तो अपन ने देखा था कि इसके 17 अध्याय देखे थे, 344 धाराएँ थी, 344 धाराएँ थी। अब इसके अलावा जो अध्याय फर्स्ट था, अध्याय फर्स्ट, ये अध्याय 17 के 17 अध्याय याद होने चाहिए। जो फर्स्ट अध्याय है वो प्रारंभिक, कोई भी चीज़ हो उसके अंतर्गत फर्स्ट अध्याय का प्रारंभिक, और जो 17 अध्याय है वो प्रकीर्ण है। तो अब अपन को 2 अध्याय तो याद नहीं करने, पहला प्रारंभिक है और जो 17 है वो प्रकीर्ण है। तो 15 अध्याय तो बचे हैं, 15 अध्यायों को आपको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके अलावा देखो, इसमें दी हुई धारा फर्स्ट, ये जो चीज़ें अपने पढ़ ली है इसी के साथ साथ में धाराओं को याद करना है। तो धारा फर्स्ट है वो क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम और प्रसार और प्रारंभ दिए हुए हैं। जो इंग्लिश के हैं वो भी इसको चीज़ों को भी साथ में इसके साथ में देख लेंगे। फिर धारा सेकंड है, जो धारा सेकंड है उसके अंतर्गत क्या दी हुई है, परिभाषाएं दी हुई है। जहाँ अधिकतर जो कानून बने हुए हैं उनके अंतर्गत जो धारा 2 है वो किससे संबंधित है, परिभाषाओं से संबंधित है। अब बात आती है, देखो अपन ने वो एक बार वापस से उसको भी रिकॉल करते हुए चले, धारा 2 तक देखा था। धारा 3 अपन ने 3 भी पढ़ ली थी, ये नगर पालिकाओं के परिशमन से संबंधित थी। यदि ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को देखते हुए आगे बढ़े, उसी से आपको समझ विकसित होगी किस प्रकार से हमने उनको डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल एक एक चीज़ें खोल करके रख दी है। तो हम इसमें नगर पालिकाओं के परिशमन किस प्रकार की उसकी सीमाओं का निर्धारण होता है, सीमाओं का निर्धारण 3 के अंतर्गत आएगा। धारा 4 हम इसको भी न्यूमोनिक्स है, न्यूमोनिक्स के द्वारा भी इनको जो याद कैसे किया जाता है वो भी अपन पैटर्न को अपना करके देखेंगे। सारे जो आपके सेक्शंस है, सेक्शन आपको धाराएं बिल्कुल एक एक रटी हुई हो जाएगी। तो धारा 4 है नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम के ऐसे उपबंध परिवर्तन छूट देने की शक्ति जो अनुपयुक्त है, जो अच्छे नहीं, उनको छूट दी जा सकती है, जो उस समय के संदर्भ में सही है नहीं है उनको छूट दी जा सकती है। जो धारा 5 है ये नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन से संबंधित है। और जो धारा 6 है
ये दी हुई है नगर पालिकाओं की संरचना से। अपन ने जो पिछले वीडियो थे उनमें यहाँ 5 तक की धाराएं थी, उनके बारे में पढ़ लिया। हम अध्याय पढ़ रहे हैं नगर पालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित। इसके अंतर्गत धारा 3 से लेकर के 50 धाराओं तक इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आप ये मान करके चलो, यदि 17 अध्याय है तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। नगर पालिकाओं का गठन कैसे है, शासन कैसे, क्यों आएंगे? क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं, बिल्कुल अपने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और इसीलिए इसको जीके कहा जाता है। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, जो सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होता है वही ज्ञान होना चाहिए। अब इसके अलावा ये चीज़ें अपन ने पढ़ ही लिए थे, वापस से एक बार देख लो। 2-3 के अंतर्गत ये नगर पालिकाओं की संपत्ति ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ठीक ना। इसको अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, पर आपको आगे के जो 3 वीडियो है देखोगे तभी ये चीज़ें सारा चीज़ें समझ में आएगी। तो ये अपने टोटल 17 अध्याय हैं। 17 अध्याय, इनके विषय और इसकी धाराएं ये आपके बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट काम तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे सीधी जो धारा 6 है, और धारा 6 किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया बड़ा। अब नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित क्या है? उत्तरवर्ती उपधाराओं में धारा की उपधाराओं में अंतर्विष्ट, उसमें जो शामिल है उपबंधों, उसके भी और कोई सब क्लॉज के अध्ययन रहते हुए, किंतु इस उपधारा की आगामी उपबंधों में यथा उपबंधित के सिवाय किसी नगर पालिका के। अब देखो यहाँ से कोई ऐसी आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, पर आपकी एक समझ विकसित करने के लिए हम इसीलिए जो ओरिजिनल जो अपने नगर पालिका अधिनियम है उसको लेकर के हम पढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका होता है। यदि मैं इससे नहीं लूँगा, हो सकता है किसी के अंतर्गत पूरा ज्ञान नहीं होता और वो चीज़ें छूट जाएगी। अब इसके बाद में अपन इसमें जो हाईलाइट किए हैं और जो बिंदु अपन स्टार लगा के स्टार मेथड से पढ़ रहे हैं, उन स्टार मेथड से शॉर्ट के अंतर्गत लेकर जाएंगे। जो 357-58 पेज की चीज़ है, इसको हम 50 पेज के अंतर्गत सीमित कर देंगे, इसको कंसाइज कर देंगे। तो नगर पालिका की संरचना के बारे में बात करें तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने वाले पारदर्शी निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। इसका मतलब इनमें क्या इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है? निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, व्यक्तियों से भरे जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका इलेक्शन किस प्रकार के वार्ड के अंतर्गत? तो डायरेक्ट इलेक्शन है। ऐसे स्थानों की संख्या जो 13 से कम नहीं होगी। ये वार्ड कितने होंगे? जो 13 से कम नहीं होंगे। एक एक लाइन, एक एक शब्द जहाँ मुझे लगेगा उसको अपन पिन पॉइंट करते हुए चलेंगे। इससे बेटर कोई भी तरीका नहीं हो सकता है। आप थ्योरेटिकल पढ़ो, थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद में एमसीक्यू निकालिए, ये सबसे बेटर पोर्शन है। और जो सबसे आपकी जो विस्तृत चीज़ है उसी को देखते हुए उसको अंडरलाइन करके पढ़ना। अब बात आती है समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाएगी, जो इसको ये अपने राजपत्र के अंतर्गत अधिसूचित कर देंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम को निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व होगा। इनमें रिप्रेजेंट कौन कौन करता है? तो ये रिप्रेजेंट करने की बात आ जाएगी तो इसको 7 स्टार लगा लीजिए। 7 स्टार इसको भी आपको जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उनके अंतर्गत नोट करना, या इसी के अंतर्गत अंडरलाइन। आपको सभी को इसके हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल करके अपने साथ में पढ़ते हुए चलना है, उसी से आपको ज़्यादा समझ बनेगी। अब आते हैं किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें किसी नगर पालिका के क्षेत्र पूर्णतः या भागतः, मतलब उसका कुछ भाग समाविष्ट हो, प्रतिनिधि करने वाले राजस्थान विधानसभा के एमएलए। कौन चुने जाएंगे? राजस्थान विधानसभा के सदस्य, जो एमएलए कहलाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो नगर पालिका के अंतर्गत अपन ने बात किसकी की है? नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, यथास्थिति नगर निगम। और किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिससे किसी नगर पालिका का क्षेत्र, अपन किसकी बात करें? नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हो, तो वहाँ के जो लोकल एमएलए है वो इसका क्या होगा? सदस्य होगा। नगर पालिका का एमएलए वहाँ का सदस्य होगा। नेक्स्ट, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान, ये अनुभव रखने वाले 3। अब देखो इन सदस्यों को कौन कौन होते हैं। तो नगर पालिका के कुछ स्पेशली जो ज्ञान रखते हैं, नगर पालिकाओं के जो लॉज, इनके बारे में ध्यान रखना, या इसके अलावा या कौन हो सकते हैं? नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य संख्याओं का 10% इनमें से जो भी कम हो, इन्हें राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। या तो 3 व्यक्ति कर दिया, या तो 3 व्यक्ति होंगे, या फिर जितने भी नगर पालिका के सदस्य हैं
जितने भी कोई भी संख्या मान ली, जैसे 50 है तो 50 का 10% 5। अब 5 में से भी कम कौन सा है, तो 3। तो इसको अपन इस प्रकार से लिया जा सकता है। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र की अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए। नाम निर्दिष्ट का मतलब होता है उनका नाम निर्दिष्ट किया जाए, मनोनीत टाइप के हैं, ठीक ना। परंतु, अब परंतु या जो भी ऐसी चीज आती है उसको हमेशा ध्यान रखना है। परंतु का मतलब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन के अंतर्गत क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। अब बात आती है, इसको 5 स्टार हमने लगा दिया। पहले ही मैंने ये चीजें इस प्रकार से कर रखी है कि आपका कम समय के अंतर्गत ज्यादा चीजें कर सके। धारा 24 और धारा 35 में अंतर्विष्ट जो शामिल है उपबंध, उसके अंतर्गत भी जो एक्स्ट्रा जो लॉज हैं उनको नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे। नाम निर्दिष्ट जो जिनके नाम दे दिए गए, जिनके नाम दिए गए हैं, ये मनोनीत टाइप के। कौन है ये, मनोनीत, मनोनीत है, नाम निर्दिष्ट किए गए हैं। अब सेकंड चीज आती है, राज्य सरकार को किसी भी नाम निर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकती है। प्रत्याहृत मतलब उसको प्रत्याहृत करने की शक्ति है। सरकार को लगता है कि ये मनोनीत सदस्य मैंने बनाए हैं, इनको हटाना है, इनको हटाना है, प्रत्याहृत कर सकती है, हटाना है। आपको लॉ की लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए कि आपको सिंपल लैंग्वेज के अंतर्गत समझ में भी नहीं आए। हम दोनों सिंपल और इसको साथ में जो तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट चीज है, नाम निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। जो मनोनीत सदस्य हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं है, तो उनको मत नहीं दिया होगा। तो ये बात यहां से समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, बिल्कुल इसको बारीकी से हम बाइट बाई बाइट छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको पढ़ रहे हैं और बिल्कुल ओरिजिनल उससे पढ़ रहे हैं। किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद यथा स्थिति नगर निगम का क्षेत्र पूर्णतः या भागते समाविष्ट हो, वो तो नगर पालिका की बात की। ये नगर परिषद और नगर निगम की बात करेंगे। तो नगर निगम में कौन होगा, प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य। अब बात करें अपन यदि, तो राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा की सीटें कितनी, जो एमएलए बनते हैं वो कितनी है, और राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये आप मुझे कमेंट करके कहेंगे। लोकसभा के सदस्य का ऐसी नगर परिषद यथा स्थिति नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। तो इनमें से लोकसभा का सदस्य होगा और उसके अंतर्गत एमएलए होगा, विधायक होगा जो कहलाएगा। अब बात करते हैं, अपन ने उस दिन भी बात की थी, नगर निगम कितनी है, 10 की थी। नगर परिषद कितनी की थी, 34 की थी। और जो नगर पालिका हैं वो 172 की थी, है ना। तो इसको भी सब चीज़ों को साथ साथ में चलते हुए ध्यान रखना है। अब बात आती है, परंतु खंड क के उपखंड एक में निर्दिष्ट सदस्य को नगर पालिका बोर्ड नगर परिषद यथा स्थिति नगर निगम के बैठकों में मत देने का अधिकार होगा, और खंड ख में निर्दिष्ट सदस्य को नगर परिषद नगर निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा। ये कौन है, देखो एक ही स्लाइड है, यदि हम पीछे चलें तो इनकी एमएलए की इनकी बात कर रहे हैं अपन, तो इनको क्या होगा, वोट देने का अधिकार होगा। कहाँ चले गए अपन, हाँ, वोट देने का अधिकार होगा। हाँ, परंतु किसी भी होगा खंड क और उपखंड 1 और खंड ख में निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी निरर्था या किन्हीं अन्य कार्रवाइयों के अधीन नहीं होंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई है तो ये इनके अंतर्गत इनको शामिल नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना, जो जनगणना अपने 2011 में हुई है, जैसे प्रत्येक जनगणना की पूर्ण होने पर, पूर्ण कब होगी, जैसे 2000 ये जो 21 में होनी थी वो 22 के अंतर्गत समझ लो 22 या 23 में जब भी होती, पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या नगर पालिका क्षेत्र के नवीनतम जनगणना, अब जितनी भी जो नवीनतम जनगणना है, में यथा अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर पुनः अवधारित कर सकती है। उसका पुनः वापिस से चेंजेज किए जा सकते हैं, परंतु स्थान के पूर्वोक्ता अनुसार अवधारणा, परंतु स्थानों की पूर्वोक्ता अनुसार अवधारणा से नगर पालिका की विद्यमान संरचना पर इसकी पदावधि समाप्त होने तक, जब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं होती है और उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इनको ध्यान रखना है। अब बात आती है, देखो नगर पालिका के लिए किसी प्रकार के स्थानों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार क्रमशः सामान्य स्थानों की और महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए, अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए या दोनों के लिए
या पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए क्या करती है, पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है, वो निर्धारित कर देती है। और कैसे होगा, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले को अवधारित करे। अब इनकी संख्या निर्धारण का कैसे होता है, ये चीज यहां से आती है। जब भी निर्धारण की बात करेंगे तब ये समझो कि यहाँ पर आगे क्या बन सकता है, अपने क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर 3, 4 और 5 स्टार इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। 5 स्टार को हम रिकॉल करते हैं तब भी ज़्यादा उन चीज़ों को देखते हुए करते हैं। नगर पालिका के लिए नियत स्थानों में कुल संख्या के संबंध में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अनुपात यथासंभव निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगर पालिका क्षेत्र के अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या। अब यह बात कितनी सी आ रही है, सिर्फ जो कुल जनसंख्या है उसके अनुपात के अकॉर्डिंग ही होगी। जो उसके अनुपात नगर पालिका या उसके अंतर्गत जितना भी अनुपात है उसका एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग उनका रिजर्वेशन दिया जाता है। ये तो बात हुई यहाँ पर अनुपात के अकॉर्डिंग दिया जाता है। दूसरी चीज क्या दी जाती है, जनसंख्या के अनुपात के दी अपने। नेक्स्ट कह रहा है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा। पिछड़े वर्ग कौन से हो गए, जो ओबीसी वाले हो गए, जैसे समझ लीजिए ओबीसी। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का स्थान इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या के प्रतिशत उस नगर पालिका के कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। तो जितना इसका 50% से कम पड़ता है, 50% से कम पड़ता है, उतना ये इसकी संख्या कम हो जाएगी। जैसे इनकी संख्या समझ लीजिए ये 35% हो गए, है ना। एससी इनकी 35 है और ये कितना है, जैसे 50 है। तो 50 और 35 के अंतर्गत जो फर्क आता है उसी प्रकार से अपन इसको भी ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परंतु पिछड़े वर्गों के लिए जैसे 15 हो गया ना, 15 ये स्थान क्या हो गए, इनके लिए हो गए। परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21 से अधिक नहीं होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो जो भी संख्या के अंतर्गत ऐसी कोई एब्सेंट, जैसे वहाँ 13 देखा या 21 देखा, ये क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे। पिछड़े वर्गों के लिए मैक्सिमम कितने स्थान होंगे, तो अपने 21 हो सकते हैं, अधिक नहीं होगा, 21 से अधिक नहीं होगा, कितने भी हो उससे, ठीक है ना। ये गैप आते आते चाहे कितना ही हो, पर 21 से अधिक नहीं होगा। परंतु ये और है कि जहाँ अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 70% से अधिक नहीं है। कितना नहीं है, 70% से अधिक नहीं है। जैसे 70% तक ही मान लिया, अब उससे अधिक नहीं है, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, नगरपालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। यदि यहाँ 70 से 71 हो जाता है तब ये ऑप्शन यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो वहाँ पूछ सकते हैं 71% जनसंख्या SC ST की है, वहाँ पर कितनी प्रतिशत OBC की जनसंख्या होगी, तब वहाँ अपन एक लिखना, अपन को ये करना नहीं है। यहाँ पर 70% से नीचे है तो एक स्थान तो मिनिमम रखा जाएगा, और मैक्सिमम कितने स्थान रखे जा सकते हैं, 21 स्थान रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत, अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान ऐसी जातियों जनजातियों यथा स्त्री वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आधे स्थान का मतलब क्या हो गया, जो भी अपने अपने वर्ग हैं उन वर्गों के अंतर्गत कुल मिलाकर के 50% आरक्षण है, अपने ही वर्ग के अंतर्गत किनको दिया गया है, महिलाओं को मिलता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इनको साथ साथ में आप अंडरलाइन करते हुए जरूर चलें, इससे आपकी समझ बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। स्थानों की कुल संख्या से आधे स्थान उपधारा 6 के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है। महिलाओं के लिए आरक्षित मतलब 50% उनके लिए आरक्षित है। SC है तो SC की 50%, OBC है तो OBC वाले में से 50% हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है उपधारा 3, 4, 5, 6 के अधीन अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, 334 में किस बात का किया गया है, अपने आरक्षण की बात की गई है। में विनिर्दिष्ट जितने भी निर्देश दिए गए, 334 में जितना निर्देश दिया गया है कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। ये कहता है कि 334 में यदि इसको समाप्त कर दिया जाएगा तो यहाँ पे सब जगह समाप्त हो जाएगा, पर यहाँ अनुच्छेद 334 को ध्यान रखना है। दोनों तरफ से पॉलिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी क्या है, इंपॉर्टेंट आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नगर पालिका के लिए नियत किए गए सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों में से
प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अब देखो वार्डों से अपन चुन कैसे हैं, पहले ही बात की थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। ऐसे निर्वाचन विहित रीति से करवाए जाएंगे, जो एक नीति बनी हुई है उसी नीति के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। अब बात आती है ये जो चीज़ लिखी हुई है उसका स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण को हमेशा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो। 3, 4, 5 ये चीज़ आ गई। यदि इस धारा के अधीन संगणित स्थानों की संख्या, संगणित जो गिनी गई है स्थानों की संख्या की भागरूप कोई भिन्न हो तो उस स्थिति में जब वे भिन्न एक स्थान से आधे या उससे अधिक बनी हो, स्थानों की ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जाता है। यदि कोई भी भिन्न की संख्या है, जैसे अपन ने 4 से 5/6, इसको अपन भिन्न के रूप के अंतर्गत कहते हैं। अब इसको यदि पॉइंटों के अंतर्गत भी लिख दिया जाए तो 4.56 का जितना भी आ रहा है, या जितना भी आ रहा है 4.32 आ गया, ठीक ना। अब इसको भाग रूप के अंतर्गत दिया तो अपन ठीक इससे उच्चतर के अंतर्गत कर देते हैं। यदि आधे से अधिक है, यदि तो इसके अंतर्गत तो अपन क्या कर देंगे, 4 संख्या कर देंगे। वो ऐसा था नहीं कि व्यक्ति जो आदमी है उनको 50-50 के अंतर्गत तोड़ा जा सके, इसलिए किया जाता है। और साढ़े जैसे 57 आ गया या ऊपर आ गया है, तब अपन उसको क्या कर देंगे, 5 कर देते हैं, इसको बढ़ा दिया जाता है। वे एक स्थान आधे से कम है तो भिन्न को छोड़ दिया जाता है। यदि उससे 50 से कम है, 49 भी है, तो उसको 4 करेंगे, नहीं तो 5 कर देंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट आती है अपने धारा 7 का किससे संबंध है, पदावधि ये कितने समय तक बने रहेंगे। तो प्रत्येक नगर पालिका यदि वे इस अधिनियम के उपबंधों के दिन पहले ही विघटित नहीं कर दी गई है तो उसकी प्रथम बैठक, जो भी उनकी प्रथम बैठक हो रही है, उसकी नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अब ये ध्यान रखना है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन के अंतर्गत कोई ऑप्शन आएंगे, ये अभी हम जो नेक्स्ट या इससे नेक्स्ट जो इसके मल्टीपल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और एमसीक्यू करोगे, एमसीक्यू के अंतर्गत सारी आपकी पकड़ आ जाएगी। उससे पता चलेगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और काम गलतियां करते हैं। किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहती है, जिसके लिए विघटित नगर पालिका उपधारा के अधीन बनी रहती है। तो ये कहता है कि किसी नगर पालिका की अवधि समाप्ति के पूर्व, यदि उसकी जैसे ये नगर पालिका बनी हुई, ये नगर पालिका बनी हुई, अवधि समाप्ति से पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई, इसका विघटन करके गठित करके कोई नगर पालिका है, तो उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी। तो जितना इसकी शेष भाग है उसके लिए बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि लंबे टाइम तक चलेगी, अधीन रहती है। ये उपधारा 1 के अधीन चीज रहती है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है, अब थोड़ी क्लास है इसके अंतर्गत, और क्लास को कंटिन्यू देखें और पूरा मनोबल से देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अब आता है स्पष्टीकरण को हमेशा ध्यान रख लीजिए। स्पष्टीकरण, किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण हो, स्पष्टीकरण दे रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त प्रथम बैठक से सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की बैठक अभिप्रेत है। इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रथम बैठक किसे कहते हैं, निर्वाचन हो गया, उसके बाद में जो भी बैठक होती है उसको अपन क्या करें, इलेक्शन के बाद में प्रथम बैठक कहा जाता है। अब बात आती है धारा 8 की, और ये अध्याय 2 के अंतर्गत अभी तक पढ़ रहे हैं। धारा 8 में दिया हुआ नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में, ये सारी चीजें क्या है, नगर पालिका बोर्ड हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, ये सब क्या है, नगर पालिका शासन के अंतर्गत ही, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, सबको अपन क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं, सॉरी। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, जो इससे बंधे हुए नियम है और भी को छोड़कर किसी अन्य नगर पालिका का नगर पालिका शासन, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम, अपन को पता ही है, नगर पालिका बोर्ड जो जनसंख्या 1 लाख तक, फिर 1 लाख से 5 लाख तक, और 5 लाख से भी देखे तो नगर निगम में इनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगी। इनको चलाने का काम कौन कर रहा है, इनके अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों को उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए कार्यान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा। इसमें जो नियम कानून लॉज जो बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से काम करने लग जाएगा। तो ये हुई अपने 8 चल रहा है ना। अब बात आती है अपने 1 मिनट,
अधिदिन रहेगा, सॉरी। अब बात नेक्स्ट अपना आता है 9 नंबर धारा, सेक्शन 9। इसका क्या है, वार्डों का विभाजन। वार्ड किस प्रकार से बने हुए हैं, जो आपने देखे होंगे कई नगर पालिका के अंतर्गत, ये इस वार्ड है, इसका ये पार्षद है, तो ये वार्ड बनाए कैसे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो, जो अध्याय सेकंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ नगर पालिका की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका के नियत कुल स्थानों की संख्या वार्डों में विभाजित की जाती है। जो भी कुल नगर पालिका के नियत कुल स्थानों की संख्या है, उसको किस में डिवीजन कर रहे हैं, वार्ड के अंतर्गत विभाजन कर रहे हैं। अब बात आती है सेकंड, प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगर पालिका के कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। तो लगभग नियर अबाउट उसी को उसी जनसंख्या के हिसाब से डिवीजन करके बनाया जाता है। अब देखो कैसे बनाया जाता है, उसमें तो अपन ने देख लिया था ना पूरा। देखो वार्ड, हाँ ये पूरा नीचे रह गई स्लाइड, यहीं पे देखना। देखो जो अपने नेक्स्ट आ रहा है, जो वार्डों की अवधारणा। 9 में तो थी वार्डों की, देखो जो 9 है, 9 तो है वार्डों का विभाजन किया गया, और जो 10 है, 10 के अंतर्गत है वार्डों की अवधारणा। अब अवधारणा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आप पहले इसको 5 स्टार लगा लो और लिख लीजिए, चाहे ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 3 और 5 स्टार। राज्य सरकार के आदेश द्वारा निम्नलिखित अवधारणा करेगी। कैसे, वार्ड प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाता है। निर्वाचन के लिए इनको वार्ड के अंतर्गत बांटा जाता है, ठीक है। प्रत्येक वार्ड की सीमा होती है कि भाई ये वार्ड है, हो सकता है कि ये इस वार्ड 2 में रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है जो वार्ड 3 के अंतर्गत आ गया है। तीसरी चीज़ है, अनुसूचित जातियाँ या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियाँ के सदस्यों के लिए ऐसी जातियों और जनजातियों की महिला सदस्यों के लिए तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों और उनकी महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों यदि कोई हो की संख्या, और उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है। क्या गया है, महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या। अब वो जो अपने महिलाओं के लिए 50% दिया है, तो कौन कौन से वार्ड के अंतर्गत महिला होगी, ये भी इसी के अंतर्गत विभाजन किया गया है। नेक्स्ट चीज आती है, अनुसूचित जातियां या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के लिए आवंटन विभिन्न वार्डों के चक्रानुक्रम द्वारा किया जाता है। ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो विहित की जाए। तो अब देखो इनमें जो बन रहे हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं कि एक ही वार्ड के अंतर्गत ऐसी या महिला बनती रहेगी, तो इनका चक्रानुक्रम द्वारा किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से इसको देख लेना है। अब बात आती है, राज्य सरकार वार्डों की सीमाओं का उदाहरण और अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का वार्डों में आवंटन धारा 6 के उपबंधों में निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगी। क्या क्या उपबंध और होंगे इसके अंतर्गत, जो वार्ड के अपन विभाजन उसके अंतर्गत कर रहे हैं। सभी वार्ड यथा साध्य भौगोलिक रूप से संयुक्त क्षेत्र होंगे। भौगोलिक रूप से क्या है, उसकी एक बाउंड्रीज के अंतर्गत, ज्योग्राफिकल डिवीजन के अंतर्गत कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे वार्डों को जो केवल अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, उन्हें नगरपालिका क्षेत्रों के ऐसे भिन्न भागों में वितरित किया जाएगा जहां ऐसी जातियां या यथास्थिति जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है। तो अब कहीं SC है, ST है, तो इनको भी क्या है, सब जगह वार्ड ही इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि उनकी सब जनसंख्या क्या है, वितरित की जाएगी। नेक्स्ट चीज देखिए, वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा। उत्तर पश्चिम कोण से मतलब ईशान कोण से। यदि जो वार्डों की जो संख्यांकन किया जा रहा है, तो वो ईशान कोण है, ये शुभ माना जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से मानते हुए ईशान कोण से 1, फिर इस प्रकार से वार्ड के अंतर्गत 2, 3, 4 इस प्रकार से चलता रहता है। इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपधारा 1 के अधीन आदेश के प्रारूप उसके संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर जो 7 दिवस से कम ना हो,
अब यदि देखो इसके संबंध में कालावधि के भीतर कोई 7 दिवस से कम ना हो, 7 दिवस से कम ना हो, आक्षेप दाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। उसकी प्रतिलिपि संबंधित नगर पालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तब आक्षेप की बात है। राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन प्राप्त किसी आक्षेप तथा टिप्पणी पर विचार करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो आदेश के प्रारूप को तदनुसार संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित किया जाएगा और तदुपरांत वह अंतिम हो जाएगा। तो ये बात हुई। और फिर अपन नेक्स्ट इसके अंतर्गत है, आज अपन ने 10 सेक्शन तक देखें। देखो अपने 354 पेज हैं, तो अपन इसके अंतर्गत आप देखोगे 30 पेज अपन लगभग पहुंच चुके हैं। तो अपनी स्पीड काफ़ी ठीक है, पर इतनी स्पीड अपन को रखनी पड़ेगी क्योंकि सीटों के यदि सिलेक्शन लेना है तो एडवांस तो चलना पड़ेगा। तो ये नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात कर दी है। अब बात आती है नेक्स्ट। देखो मैंने 2 सेक्शन को जो पीडीएफ फॉर्मेट है उनके अंतर्गत कल आपको टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत भी मिल जाएंगी। क्या चीज़ मिलेगी? तो अपन ने इनको क्या किया है, इस प्रकार से जो राज ई लर्निंग अपने हैं उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है। देखो आपको किस प्रकार से उसमें आता है, क्योंकि अपने पीडीएफ फॉर्म के अंतर्गत है। तो जो चैप्टर फर्स्ट है अपने 20 जो सेक्शंस जो धाराएं हैं 20 धाराओं तक दिया है। ये प्रारंभिक है, इंग्लिश और बाइलिंगुअल दे दिया इसको। तो फर्स्ट धारा के अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, प्रसार प्रारंभ दिया हुआ है। तो आपको ये 2 जो पीडीएफ दी जाएगी उसको आपको पीडीएफ को निकाल लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट से फिर आपको इसको चिपका दीजिए या कुछ भी कीजिए। अभी तक अपन को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करना है। 20 सेक्शंस है, 20 धाराएं हैं, एक साथ में भी मैं दे सकता था पर 20 धाराएं हैं, इनको आप पहले अच्छे से याद कर लीजिए। अब अध्याय 2 की बात की है, ये नगर पालिकाओं गठन और शासन के। तो इनको आप देखोगे तो ये करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। धारा 3 में दिए डेलिमिनेशन ऑफ म्यूनसिपलिटीज, नगर पालिकाओं परिसमन। 4 के अंतर्गत पावर टू एक्सटेंस म्यूनसिपल बोर्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजो ऑफ द एक्ट अनशूटेड। 3 नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम के ऐसे उपबंध परिवर्तन में छूट देने की बात की गई है। 5 के अंतर्गत एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्यूनसिपल्स, नगर पालिकाओं की स्थापना का निगमन की बात की गई है। 6 नगर पालिकाओं की संरचना, कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपलिटीज। 7 के अंतर्गत टर्म ऑफ ऑफिस, पदावधि। 8 के अंतर्गत म्यूनसिपल गवर्नमेंट टू विजिट वेस्ट इन म्यूनसिपलिटीज, नगर पालिका शासन के नगर पालिकाओं में नीत होना। 9 के अंतर्गत क्या दिया है, वार्डों का विभाजन, डिवीजन ऑफ वार्ड। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखो 10 देख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वार्डों की अवधारणा। अब अपन ने 10 तक देखें तो आपको 10 तक तो अच्छे से याद हो जाने चाहिए, 20 भी वैसे धीरे धीरे आप लोग थोड़ा सा एडवांस लो। अब हम रोज की तरह क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, उसी से आपकी समझ विकसित होगी। इसके बाद में हम एमसीक्यू लेना शुरू कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत जो आए हुए हैं उनमें देखो क्वेश्चन जो क्या आए हुए हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, मैंने उन क्वेश्चन को ही लिया है जो आपके 2009 से ज़्यादा संबंधित है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका में रिक्त पदों की संख्या उसकी कुल सीटों की संख्या से 2/3 से अधिक है। 2/3 से भी अधिक है तो भाई उसका मामला वैसे ही क्या है, बेड़ा गर्क है। तो नगर पालिका का विघटन किया जाता है, इसकी मौजूदगी सतत रहती है, आकस्मिक रिक्तियां भरी जाती है, नगर पालिका पर जिलाधीश का शासन होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, नगर पालिका का 2/3 खाली हो जाता है तो नगर पालिका का विघटन होता है। इनको साथ साथ में क्वेश्चन को भी नोट करते चलो। देखो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका लेखांकन मैनुअल को संदर्भित किया जाता है। अब देखो बात किसकी की है, धाराओं की बात की है कि और किससे क्या है, नगर पालिका के लेखांकन मैनुअल को संदर्भित किया जाता है। अब देखो यदि हम एक बार के लिए देखें तो यदि अपन को जो फर्स्ट जो सारणी है वही याद है, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत तो कहीं लेखांकन की बात आई नहीं है। यहाँ पर देखो आई हुई है, यहाँ पर बात आई हुई है। तो लेखा और संपरीक्षा, लेखा और संपरीक्षा दी हुई है। ये कहाँ से कहाँ तक है, 89 से लेकर के 100 तक इसकी धाराएं आई हुई है। कहाँ से कहाँ तक आई हुई है, 89 से लेकर के 100 तक इसकी धाराएं आई हुई है। अब देखो कहाँ चलेगा हम, लेखांकन, तो धारा 6 और कहाँ से कहाँ तक है, 89 से लेकर के 100 तक।
अब यहाँ से देखो ऑप्शन से भी पता चल जाता है, बाकी कोई नहीं मिल रही है, ऑप्शन के अंतर्गत सी मिल रही है। तो ये क्या आ रही है, ये लेखांकन मैनुअल से जो मैनुअल के संदर्भित किया गया है। देखो इसको यदि आप और अपन धारा वाले सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं तभी देखो आपको बता रहा हूँ, ये आपकी सब समझ विकसित करने के लिए इस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही है और इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब बात है देखो जो अपन बात कर रहे थे 91 की, नगर पालिका लेखा निर्देशिका को तैयार किया जाना। अब इसका मतलब ये तो कम से कम इसकी हेडिंग है, ये हेडिंग आपको सबको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, रटेंगे तभी काम चलेंगे। हालांकि इसको हम अभी जो निमोनिक्स होती है उसी निमोनिक्स के द्वारा आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। कहाँ चले गए, 1 मिनट वेट। तो आ गई 91 धारा 6 के अंतर्गत 89 से 100 तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका नियमित बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? नियमित बैठकों की अध्यक्षता उस समय से कौन करने लग जाता है? अध्यक्ष करने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत वार्ड के लिए 2009 की वार्ड के लिए मतदाता सूची का पंजीकरण के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वार्ड के लिए जो पंजीकरण जो मतदाता सूची है तो उसके लिए तो अभी तक वो कितनी है, 18 वर्ष आयु है। नेक्स्ट देखिए, अधिनियम 2009 की धारा 16 के अंतर्गत किससे निपटा जाता है? अच्छा सॉरी, राजस्थान अधिनियम धारा 16 के अंतर्गत किससे निपटा जाता है? देखो यदि आप 16 को भी देखना चाहते हो तो भी अपन लोग 1 मिनट देख सकते हैं। देखो 14, 15 और ये आ गई अपने 16। इसमें किससे संबंधित चीज आ गई? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, धारा 16 आ गई है। अब आपको देखो ये इससे ये समझ विकसित हो गई है कि अपन को इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी धाराओं को तो याद करना पड़ेगा और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हम न्यूमोनिक्स के द्वारा इनको याद करवा देंगे। वैसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका के वित्तीय प्रशासन पर नजर रखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो नजर कौन रखेगा? इसमें भी अध्यक्ष रखेगा। कौन रखेगा? अध्यक्ष रखेगा। तो ये आज क्लास का इतना ही सेशन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे। आप लोग कुछ एडवांस भी पढ़ कर रखो, उससे भी आपकी समझ विकसित होती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अंतर्गत हम इतने MCQs और इतनी चीज़ें करवा देंगे कि आपको 40 में से 40 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो आप बिल्कुल तसल्ली से और पूर्ण शांतिपूर्वक देखें सारे के सारे वीडियो को तसल्ली से। साथ में आपकी जो हार्ड कॉपी है उस हार्ड कॉपी के अंतर्गत हाईलाइट करते हुए चलना है। उस हाईलाइट के बाद में हम इनको और वैसे समराइज के अंतर्गत दूसरी एक कुछ क्लासें भी लेंगे, जिसमें उसमें इन PPT को हटा करके फिर नेक्स्ट क्लासें इस प्रकार से ही चलेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करें,